हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 8। जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में ये बात की कि सेक्शन नंबर 8 से लेकर सेक्शन नंबर 14 तक मैं आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग के हवाले से डिस्कस कर रहा हूँ। इस लेसन में बेसिकली जो कि सेक्शन नंबर 8 का पहला लेसन है, मैं आपको बताऊंगा कि जी प्रोजेक्ट प्लानिंग की एक्टिविटीज़ क्या हैं। जनरली हम जब प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करते हैं या तो हम करते नहीं हैं या ये कि हम उसको बड़ा ही रुडिमेंटली तौर पे जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। मुझे याद है मेरा एक दोस्त है आमिर अराबी, इनफैक्ट उसकी कंपनी भी है कंप्यूटर्स की, और उसकी कंपनी और मेरी कंपनी में सिर्फ एक करेक्टर का फ़र्क है। उसकी कंपनी का नाम है एयू टेक्नोलॉजीज़ और मेरी कंपनी का नाम है एयूसी टेक्नोलॉजीज़। तो आमिर से जब बात हो रही थी तो आमिर कहने का अक्सर क्या होता है कि मैं किसी से कहता हूँ कि यार एक काम करो, ये आइटम है या कंप्यूटर का जो एक पार्ट है ये तुम लेट्स सपोज नाज़िमाबाद में किसी को डिलीवर कर दो। तो क्या होता है, वो पार्ट उठाता है, बाइक उठाता है, भागना शुरू करता है। कहता है भाई सब्र कर जाओ, जाने से पहले पहले समझ तो रहे कि जाना कहाँ है, किस दुकान में जाना है। नाज़िमाबाद बहुत बड़ा है। तो होता क्या है कि अगर मैं उसको वो 4 से 5 मिनट में ये समझा दूं कि आपने नाज़िमाबाद में किस नंबर पे, किस गली में, किस के करीब तरीन आपने जाना है, तो क्या होगा कि आप वहाँ पहुँच के फिर कॉल कर रहे हो, रन अराउंड कर रहे हो, तो वो टाइम सेव हो जाएगा। हमारे यहाँ भी बेसिकली यही फुकदान है। हम वो 5, 10, 15 जो मिनट हैं या जो वो 5, 10, 15% टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट है जिसमें हम प्लानिंग को डिफाइन करना चाहते हैं, हम वो लगाने को तैयार है नहीं। हम कहते हैं बस जी प्रोजेक्ट मिल गया, बस जैसे वो नहीं रिले रेस में होता है, आपने एक को लकड़ी दी फिर तो आगे उसने पकड़ा फिर भागना शुरू कर दिया और बस वो भागे चला जा रहा है। तो हमने ये देखना है कि हमें भागने की बजाय थोड़ा सा पॉज करके ये देखना है कि जी हम चाहते क्या हैं। तो मैंने बेसिकली कुछ एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन किया है प्रोजेक्ट के हवाले से। ऑल्दो शायद आपको ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो रीटा प्रोसेस चार्ट से बड़ी मिलती जुलती लगी हैं, लेकिन खैर ज़ाहिर है मैंने उसको भी थोड़ा रिव्यू किया और उसमें चेंजेस भी की। तो मैं समझता हूँ कि जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम इनको इस सीक्वेंस में अगर फॉलो करेंगे तो इट विल गिव अस अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्लान कर सकें। दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो इसमें अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ये जो मैं आपको अभी 12 एक्टिविटीज़ बताने वाला हूँ, मैंने इन्हीं 12 एक्टिविटीज़ को डिस्कस भी किया है फर्दर जो है प्लानिंग के हवाले से, और इन्हीं को बेसिकली मैं लेके चलूँगा पूरे प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप को समझाने के लिए और प्रोसेसेस की मैपिंग करने के लिए। तो अगर आप PMBOK के पेज नंबर 61 में देखेंगे भी तो आपको लगेगा कि मैं इनिशिएशन, जैसे मैंने आपको सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7 में इनिशिएशन की बात की और मैंने सेक्शन नंबर 6 में आपको डेवलप आर्किटेक्चर बताया और सेक्शन नंबर 7 में तो अभी जो है मैंने आपको बेसिकली स्टेक होल्डर के हवाले से बताया, और चारों प्रोसेसेस जो है मैंने स्टेक होल्डर कवर कर लिए। लेकिन ऑल्दो उसमें से एक प्रोसेस जो है वो इनिशिएशन का है, लेकिन मैं आपसे कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि हम प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करें और हम उसको ये ना करें कि हम उसकी रट्टाफिकेशन मार लें या हम इसे पेपर पास करना, हम ये देखेंगे हम करते कैसे हैं। तो उसी तरह से मैंने इसको रियलाइज़ किया है। तो यहाँ पर भी मैंने जो है जो सीक्वेंस डेवलप किया है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। तो आप बेसिकली जो प्लानिंग की जब हम बात करेंगे तो प्लानिंग की जो अगर आप पेज नंबर 61 को देखेंगे तो मैं सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप नहीं करूँगा, कुछ प्रोसेस ऊपर नीचे हो रहे होंगे। तो प्रोसेस किस तरह से पढ़नी है, आई वुड से PMBOK कैसे पढ़नी है या प्लानिंग कैसे पढ़नी है PMBOK के अंदर, ये आपको जो सीक्वेंस मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको गाइड करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर लेते हैं तो सबसे पहली आपकी जो जॉब है वो ये नहीं है कि हम बताएं कि जी प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होगा, स्कोप को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जी पहला काम तो ये आप ये देखिए कि आपको इस प्रोजेक्ट में प्लानिंग कितनी करनी है। यानी कि आपका प्रोजेक्ट ये नहीं है कि बस आपको प्रोजेक्ट मिला काम शुरू कर दिया, या आपने कहा जी अब तो मैंने PMI कर लिया है, मैं PMP पास हो गया हूँ या मैं PMP करने वाला हूँ, तो जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बस ऐसी प्लानिंग होगी। नहीं, मेरे हिसाब से और एक दो रिसर्चर्स के हिसाब से भी हमें पहले ये देखना है हमारी प्रोजेक्ट की टाइप क्या है। जैसे कि इसमें जो ज़बरदस्त बुक मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बुक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से डेविड शेनार ने जो लिखी है री इन्वेंटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें उसने अपना डायमंड मॉडल भी जो है आपको प्रेजेंट किया है। तो आप ये देखते हैं कि जी प्रोजेक्ट की नॉवेल्टी क्या है, प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्रोजेक्ट का पेस क्या है। तो हमने ये देखना है कि हमें इस प्रोजेक्ट में प्लानिंग कितनी करनी है। तो मेरे हिसाब से जो स्टेप नंबर 1 है, जिसको बेसिकली मैंने बोरो किया है डेविड शेनार के कॉन्सेप्ट से, कि जी हमने जो है प्रोजेक्ट इसके लिए कितनी प्लानिंग करनी है, नंबर 1। और नंबर 2 जो हम जनरल बात करते हैं, जिसमें मैंने PMI में एक आधा आर्टिकल भी लिखा है कि जनाब जो हमारे पास प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है वो क्या है। तो प्लानिंग का जो स्टेप नंबर 1 है वो हमें ये कहता है, या मैं ये कहता हूँ आपको, कि आप जब प्लानिंग करने जाएं तो पहले तो ये देखेंगे जी प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, प्रोजेक्ट में हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग कितनी करनी चाहिए। तो हमने ये नहीं देखना है कि प्लानिंग क्या करनी है, हमने ये देखना है कि प्लानिंग कितनी करनी है, ठीक है। और दूसरा हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है इस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होगी। तो प्लानिंग का जो पहला स्टेप है इट हैज़ 2 पार्ट्स। नंबर 1 हाउ मच प्लानिंग वी नीड टू परफॉर्म, एंड नंबर 2 विच इज़ पार्ट ऑफ द स्टेप नंबर 1 कि जनाब हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होगी।
नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसमें हमने ये देखना है कि जी ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हमें जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि कितने प्रोसेस डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं। जैसे अक्सर अगर पीएमओ बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो आप प्रोसेसेस बनेंगे, अगर प्रोसेस भी नहीं बने हुए तो आई वुड से इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स बना लें। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में स्कोप कैसे मैनेज करना है, रिक्वायरमेंट कैसे मैनेज करनी है, स्केड्यूल कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट कैसे मैनेज करनी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है। तो आप बेसिकली जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि आप प्रोजेक्ट की आपने डिसीजन तो ले ही लिया स्टेप नंबर 1 में कि मुझे कितनी प्लानिंग करनी है और आपने लाइफ साइकिल बना ली। अब आप उस लाइफ साइकिल और उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप अपने प्रोजेक्ट प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स को फाइनलाइज करेंगे या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को जो है वो फाइनलाइज करेंगे। देन जो इसका थर्ड स्टेप है वो ये है कि आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करें। ऑल्दो बड़े किस्से होते हैं कि जी रिक्वायरमेंट क्यों गैदर करें, प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ वर्क से आया है या बिजनेस केस से आया है या कॉन्ट्रैक्ट में तो सारी बातें लिखी हुई थी, तो व्हाई वी डू नीड टू गो एंड अगेन सी द रिक्वायरमेंट। बट आई वुड से कि हम इससे बात करेंगे, ज़रूरी नहीं कि प्रोजेक्ट इन सारी ही चीज़ों से आया हो। बात जैसे कि मैंने आपको सेक्शन नंबर 6 में बताया था कि बाज़ दफ़ा प्रोजेक्ट जो है वो डिसीजन पे भी शुरू हो जाते हैं या प्रोजेक्ट जो है बेसिकली एक किसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव भी होते हैं और उसमें कॉस्ट और टाइम नहीं पता होती। आपको कहा जाता है ये करो, फिर आप प्लानिंग करके बताते हैं कितना हो रहा है। और कुछ ज़ाहिर है प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो बाकायदा पूरा बिजनेस केस और RFP बना कर आते हैं। तो बेसिकली मैं समझता हूँ स्टेप नंबर 3 में हमें रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है, चाहे वो डिटेल हमें मिली है या नहीं मिली है। जाहिर सी बात है अगर डिटेल मिली होगी तो उसका स्कोप, उसका टाइम कम हो जाएगा और अगर नहीं मिली होगी तो ज़ाहिर है हमें उसमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 में हम ये कहते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने स्कोप में कन्वर्ट करना है। जो सबसे क्रिटिकल बात है वो ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिक्वायरमेंट में नहीं होता, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्कोप स्टेटमेंट में होता है। हम ये कहते हैं कि रिक्वायरमेंट में तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, लेकिन हम उस इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट की जो है वो टाइम को देखते हुए, पैसे को देखते हुए, औकात को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए हम ये बताते हैं कि जी आपने इस प्रोजेक्ट में क्या डिलीवर करना है या हम क्या डिलीवर करेंगे आपको। तो हम करते क्या है, हम ये कहते हैं कि हमारा जो स्टेप नंबर 4 है वो क्या है, हमारा स्कोप स्टेटमेंट को फाइनलाइज करना है। और स्कोप स्टेटमेंट को फाइनलाइज करने का मतलब ये है कि आइंदा से प्रोजेक्ट में जितने डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे डिसीजन किस पर होंगे, स्कोप स्टेटमेंट में होंगे। फिर हम ये कहते हैं कि जी स्टेप नंबर 5 में बेसिकली हम उस स्कोप स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, जो कि बेसिकली स्कोप स्टेटमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे, हमारा स्कोप बेसलाइन बनाएंगे। जनरली हम बेसलाइंस की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जनाब बेसलाइंस क्या है, हमारे पास बेसलाइन जो है वो पॉइंट है, वो हमारे पास मेजरमेंट है जिसके अगेंस्ट हम प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करेंगे। तो पहली बेसलाइन अगर हम बात करें ट्रिपल कॉन्स्टेंट की तो हमारे पास आती है स्कोप बेसलाइन। तो स्टेप नंबर 5 में हम जब अपने स्कोप को ट्रांसपोज कर लेते हैं, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे ट्रांसपोज, जब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हम एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेसिकली हम इसको स्टेटमेंट में कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई डिलीशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसको मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन के लिए, उसको इजीली मैनेज करने के लिए, आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर लेके हम उसको WBS में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो WBS हम बनाए थे बेसिकली हम कहते हैं कि जी हमने स्टेप नंबर 5 कवर कर लिया। स्टेप नंबर 6 में हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो WBS के अंदर हमने जो वर्क पैकेजेस आइडेंटिफाई किए थे, हम उन वर्क पैकेजेस को एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर लें। और हम बार बार ये फोकस करते हैं कि ये जो वर्क पैकेजेस हैं इट डज नॉट कंटेन एनी एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके अंदर जो लोएस्ट लेवल है वो वर्क पैकेज है और वो भी डिलीवरेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा WBS है वो क्या है, डिलीवरेबल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट है। तो हम उस डिलीवरेबल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट को स्टेप नंबर 6 में डिकम्पोज करके एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहीं पर ही हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम नेक्स्ट सेक्शन में बेसिकली जो है वो नेक्स्ट सेक्शन नंबर इनफैक्ट 10 में आपसे बात कर रहा हूँ कि एक्टिविटीज़ और माइलस्टोन्स क्या होती हैं। तो हम बेसिकली जो है बात करते हैं कि जी स्टेप नंबर 6 में हम यहाँ पर जो है वो उसको जो है एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसकी माइलस्टोन्स जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं। देन हम बात करते हैं स्टेप नंबर 7 में जो हमने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई उनको सीक्वेंस कर लेते हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट की नेटवर्क डायग्राम क्या है। पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क डायग्राम है, और अगर हम प्रोजेक्ट की किसी फेज की या किसी हिस्से की बात करें तो हम कहते हैं सब नेटवर्क डायग्राम, या जिसको अक्सर PMI फ्रेगमेंटेड नेटवर्क डायग्राम भी कह रहे हैं, वो हमारे पास क्या है। फिर हम कहते हैं जनाब हमारे पास जो स्टेप नंबर 8 आता है सीक्वेंसिंग के बाद, उसमें हम ये करते हैं कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसकी रिसोर्सेज को एस्टिमेट कर लेते हैं कि जी हमें कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए और कितनी चाहिए और कितनी टाइप की चाहिए, मतलब भाई क्वांटिटी को और उसकी टाइप को जो है बेसिकली हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब हम अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बेसिस पर अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और ड्यूरेशन को जो है वो
एस्टिमेट कर लेते हैं। ऑल्दो ये ड्यूरेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन करने के बाद जो है या करते वक्त भी जो है हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या रिस्क को रख रहे होते हैं। तो मैंने सीक्वेंस करने के लिए जो है, ऑल्दो इसमें मैंने आपसे कहा कि वो पैरेलल चल रहा होता है, हम ये कहते हैं कि जी स्टेप नंबर जो हमारे पास 10 होगा उसमें हम जो है अपने वो रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिस्क को सेट कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा कि स्टेप नंबर 10 में ये खत्म हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने इसको पर्पसली रखा है ताकि आप इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख सकें। फिर हम कहते हैं स्टेप नंबर जो हमारे पास 11 है उसमें हमारे पास जो है एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं, हमारे पास एक्टिविटी पर रिसोर्सेज लग चुकी हैं, सीक्वेंसिंग हो चुकी है, रिस्क आइडेंटिफाई हो गए, तो हम उसकी एक स्केजुअल बेस लाइन बना लें बाय यूटिलाइजिंग क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल चेन मेथड, या रिसोर्स लेवलिंग के जो हमारे मेथड्स पीएमआई ने डिफाइन किए। एंड देन जो स्टेप नंबर 12 है फाइनली, उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी कॉस्ट बेस लाइन को फाइनलाइज कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास स्कोप बेस लाइन, स्केजुअल बेस लाइन एंड कॉस्ट बेस लाइन जो है फाइनल हो जाती है। तो हम जो बेसिकली आपको पूरा सेक्शंस पढ़ाएंगे, पूरे यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 से लेकर सेक्शन नंबर 14 तक हम इसी सीक्वेंस में जा रहे होंगे। तो हमारे पास जो 12 एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में प्लानिंग के लिए हमें देखेंगे हमें प्लानिंग करनी कितनी है और हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। फिर स्टेप नंबर 2 में हमें देखेंगे जी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से चाहिए और हमें किस लेवल की जो है वो मैनेजमेंट करनी है। जैसे मैंने आपसे कहा स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, जिसके भी मैं नेक्स्ट लेसन में बात भी करूंगा। फिर हम थर्ड लेवल पे कहते हैं कि जब हम रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर लेंगे जी हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमने कैसे उसको परफॉर्म करना है, और अगर हमारे पास ऑलरेडी डिटेल रिक्वायरमेंट आई तो ज़ाहिर है ये जो हमारा स्टेप है उसका ड्यूरेशन जो है और एफर्ट जो है वो हमारी कम हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि जी हम उस रिक्वायरमेंट को बेसिकली कन्वर्ट कर लेंगे स्कोप स्टेटमेंट में कि जो प्रोजेक्ट होगा और जो प्रोजेक्ट में फ्यूचर डिसीजन होंगे वो किस पर होंगे, वो स्कोप स्टेटमेंट होंगे। फिर हम कहते हैं कि जी स्टेप नंबर 5 पे हम क्या करेंगे, हम उस स्कोप को कन्वर्ट कर देंगे, इनफैक्ट ट्रांसपोज कर देंगे इनटू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास पहली बेसलाइन आ जाएगी जिसको हम कहते हैं स्कोप बेसलाइन। फिर हम कहते हैं जी स्टेप नंबर 6 में हम अपने WBS के, स्पेशली WBS के वर्क पैकेजेस को डिकम्पोज करके एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे और उन एक्टिविटीज़ से जो है हम अपने माइलस्टोन्स बना लेंगे। फिर हम कहते हैं स्टेप नंबर 7 में हमने जो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की हम उनको सीक्वेंस कर लेंगे, उसकी नेटवर्क डायग्राम बना लेंगे। फिर हम कहते हैं जनाब स्टेप नंबर 8 में चूंकि हमारे पास सीक्वेंसिंग हो गई तो हम उसकी रिसोर्सेज को एस्टिमेट कर लेंगे। रिसोर्सेज में सारी रिसोर्सेज हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में कहता है कि जी हमारे पास 3 तरह की रिसोर्सेज होती हैं, वर्क रिसोर्स, मटीरियल रिसोर्स और कॉस्ट रिसोर्स। तो हम यहाँ पे बेसिकली वर्क रिसोर्स और मटीरियल रिसोर्स को भी जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर हम कहते हैं स्टेप नंबर 9 में बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चूंकि हमारे पास एक्टिविटीज आ चुकी हैं, रिसोर्सेज हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो रिसोर्सेज को देखते हुए हम इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की ड्यूरेशन और कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं स्टेप नंबर 10 में बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं उसके रिस्क को आइडेंटिफाई कर लूंगा। ऑल्दो मैंने कहा कि इन सारी एक्टिविटीज में रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट शामिल हो रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर उस रिस्क को भी जो है वो रिव्यू कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट की स्केड्यूल बेसलाइन को सेट कर लेंगे स्टेप नंबर 11 में, और फाइनली हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेसलाइन सेव कर लेंगे, और फिर हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो बेसिकली यहाँ से जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। हम देखेंगे जी हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा और किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और क्लोज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। नेक्स्ट जो हमारे पास लेसन नंबर 2 है उसमें मैं आपको जो पहला स्टेप भी है और बेसिकली डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का पार्ट भी है उसके हवाले से बताऊंगा कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है क्या। थैंक यू।